Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरोड। विद्यार्थियों, हम सभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर को समझ रहे हैं। इस वीडियो में आज हम हॉब्स के तत्पश्चात कॉन्टेक्चुअलिस्ट जॉन लॉक के बारे में समझेंगे कि जॉन लॉक की क्या थ्योरी थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों कॉन्टेक्चुअलिस्ट थे। हॉब्स की थ्योरी के बारे में हमने समझा। अब जॉन लॉक की क्या थ्योरी है, किस तरह की लॉक के आइडियाज़ हैं और राजनीति दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का क्या रोल है। राजनीति दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स श्रेष्ठ था, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का महत्व अधिक है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेत्ता ही नहीं है, अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का अभिप्राय ये है कि जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रभावशाली प्रवक्ता था। तत्पश्चात हम देखेंगे कि जॉन लॉक का जीवन किस तरह का था, उस समय की स्थितियाँ क्या थी और जॉन लॉक ने अपने समय में कौन कौन सी रचनाएं उस समय बताई, कौन कौन से वर्क्स उनके उस समय हुए। तो जॉन लॉक्स के परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि उस समय 1688 की क्रांति के सफल होने तथा विलियम को इंग्लैंड बुलाए जाने पर लॉक भी उसी जहां से इंग्लैंड लौटा जिस जहां से विलियम लौटे, और विलियम ने राजगद्दी पर बैठने पर लॉक को उनकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया, जिसे लॉक ने स्वीकार किया। इस तरह से हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने 1688 की क्रांति में किस तरह से सफलता अर्जित की। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने कौन कौन से वर्क्स को उस समय अपनी उसमें कृति में देखा। इसके अंतर्गत हमने नंबर 1 एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 2 treatises ऑन गवर्नमेंट, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सब इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना थी 2 treatises ऑन गवर्नमेंट, जिसे हम शासन पर 2 निबंध कहते हैं, इनकी बुक का नाम। इस ग्रंथ के बारे में प्रोफेसर वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह है, जिसमें एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए हैं। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का जोरदार खंडन किया गया। फिल्मर के अनुसार प्राचीनतम सम्राट कुलों के पिता थे। ईश्वर ने आदम को अपनी स्वतंत्रता के ऊपर अपना अधिकार दिया और यह अधिकार पितृसत्तात्मक और राजतंत्रात्मक था। इसी तरह लॉक का द्वितीय निबंध राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों को उठाया तथा राजसत्ता व कानून के औचित्य को सिद्ध किया और यह बतलाया कि राज्य की आज्ञा को क्यों मानना आवश्यक है। जैसा कि आपको बताया गया है कि लॉक की इस पुस्तक का प्रकाशन यद्यपि 1690 में हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर ने अपने नवीन अनुसंधान में सिद्ध किया कि ये संपूर्ण रचना 1683 से पहले ही तैयार हो गई। इस तरह से हम देखेंगे कि जॉन लॉक ने
किस तरह से अपने वर्क्स के माध्यम से, किस तरह से वहाँ की परिस्थितियों के आधार पे अपने रचनाओं को बताया। तत्पश्चात हम देखेंगे फैक्टर्स एंड कंडीशन विच इन्फ्लुएंस लॉक्स थिंकिंग, कि लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली ऐसी कौन सी घटनाएं थी, कौन सी बातें थी जिन्होंने लॉक के चिंतन को प्रभावित किया। जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया है कि लॉक के समय राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। वह उस समय की परिस्थितियों, घटनाओं और विचारकों से प्रभावित हुआ। सर्वप्रथम वह 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की घटना से प्रभावित हुआ और नवंबर 1988 में राजकुमार विलियम तथा रानी मैरी का इंग्लैंड में स्वागत किया गया और दिसंबर में जेम्स द्वितीय ने वहाँ से भागकर फ्रांस में शरण ली। इस प्रकार रक्तहीन क्रांति पूरी हो गई और बिल ऑफ राइट राजसत्ता का नया अधिकार पत्र पार्लियामेंट द्वारा 1688 में पारित कर दिया गया। इस अधिकार पत्र के आधार पर राज्य की संप्रभुता पार्लियामेंट में निहित मान ली गई और राजा को उनके अधीन करके उनके उत्तराधिकार के नियमों का निर्धारण कर दिया गया। इसी के अंतर्गत हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लोग को प्रभावित किया। कोई भी अंग्रेज बिना व्यक्तिगत हित की भावना के सामाजिक हित को मान्य नहीं करता था। समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में ही स्वीकार करते थे और सामाजिक हित को व्यक्तिगत हितों का संग्रह और राज्य की रचना हॉब के दर्शन में व्यक्तिगत हित के लिए की गई। इससे से हम देखेंगे कि लोग के चिंतन को प्रभावित करने वाले उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ और तत्व थे। तत्पश्चात हम देखेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति। जहाँ हमने हॉब्स की पद्धति दार्शनिक, तार्किक और चिंताजनक थी, वही लॉक की पद्धति अनुभववादी एवं विवेकवादी है, एम्पिरिकल और रैशनल है। उनकी मान्यता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है। अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं वे अनुभव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और सभी विचारों की उत्पत्ति के दो स्रोतों से होती है, संवेदना और प्रत्यक्ष बोध, सेंसेशन और परसेप्शन। इन स्रोतों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो बुद्धि द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके फलस्वरूप जटिल विचारों की उत्पत्ति होती है। ये जटिल विचार स्वयं ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान के साधन होते हैं और ज्ञान तब उत्पन्न होता है जबकि बुद्धि अपने विचारों की परस्पर तुलना करती है। इस सिद्धांत के द्वारा जॉन लॉक ने ज्ञान की उत्पत्ति के विवेकमूलक तत्वों का प्रतिपादन किया। चूँकि विचारों के द्वारा ही ज्ञान होता है और सभी विचारों की उत्पत्ति अनुभव से होती है, इसलिए अनुभव से परे किसी ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने इसी विचार के कारण लॉक को अनुभववाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। आलोचकों ने अनुभववादी होने के नाते लॉक मानव मन के सृजनात्मक महत्व की उपेक्षा कर, आलोचकों का ये मानना था कि सृजनात्मक महत्व की उपेक्षा कर सिर्फ बाहरी संवेदनाओं का महत्व स्वीकार करता है। सिर्फ बाहरी संवेदनाओं को मानने से गणित के समान बौद्धिक शास्त्र का निर्माण संभव नहीं है। केवल बाह्य संवेदनाओं को ही ज्ञान का आधार मानने से एक व्यवहारवादी अनुभव आश्रित शास्त्र बन सकता है, किंतु उसमें वह तात्विकता नहीं आ सकती जो बुद्धि द्वारा कार्यकरण मूलक सिद्धांतों के अनुप्रवेश के शास्त्रों में आती है। अतः वैज्ञानिक गण विज्ञान को सिर्फ अनुभवात्मक कदापि नहीं मानते हैं, वे केवल अनुभवात्मक को एक दोष समझते हैं। वैज्ञानिक साधारणीकरण को जब तक अधिक व्यापक तात्विक सिद्धांतों से निगमनात्मक पद्धति पर निकला हुआ नहीं दिखाई देता,
तब तक वैज्ञानिकों को इस बारे में संतोष नहीं होता। इस प्रकार उनके राजनीति दर्शन की पद्धति में व्याघात मालूम पड़ता है। स्वयं जिन सिद्धांतों का प्रणयन लॉक ने किया है वे अनुभवनिष्ठ साधारणीकरण एम्पेरिकल जनरलाइजेशन ही है, किंतु 7वीं सदी की बौद्धिक धारा में उत्पन्न होने के कारण वह मानता था कि वस्तुओं का आंतरिक स्वरूप जान लिया गया है। इस तरह से हम देखेंगे कि लॉक के चिंतन में किस तरह से उन्होंने किन मेथोडोलॉजी को इसके अंतर्गत अपनाया। तत्पश्चात हम देखेंगे लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में हॉब्स और रूसो के साथ साथ जॉन लॉक का नाम भी उल्लेखनीय है। लॉक के सामाजिक समझौते का सार है कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट को अंतिम सत्ता को स्वीकार करना नितांत न्यायसंगत था। अतः लॉक ने अपने सामाजिक समझौते को निम्न प्रकार से बताया। फर्स्टली ही टॉक्स अबाउट द ह्यूमन नेचर। हॉब्स के भांति लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु हॉब्स ने मनुष्य के केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को देखा है, जो कि हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, जबकि लॉक उनके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना परम कर्तव्य मानता है। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। सेकेंडली ही टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स ने चूंकि मनुष्य को घोर स्वार्थी बतलाया है तथा प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की दशा माना है, परंतु लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी माना है और उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार थे: राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ के अंतर्गत लॉक के अनुसार आत्मसंरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि संगत कार्य मनुष्य के विशेषाधिकार है। अर्थात लॉक के अनुसार अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। सेकेंडली राइट टू लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता से नहीं है। लॉक ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है। थर्डली राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल है। लॉक के अनुसार जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। इस तरह से लॉक ने 3 अधिकारों की बात की है। यद्यपि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम चित्रण के बावजूद भी लॉक के अनुसार उनमें 3 कठिनाइयाँ थीं। नंबर 1, प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह है कि उसमें किसी एक निश्चित प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय ले सके। दूसरी कठिनाई यह है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इनके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं होती। और थर्डली तीसरी कठिनाई ये है कि इससे सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है। इस तरह से लॉक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था को बताने का प्रयास किया। तत्पश्चात सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट। प्राकृतिक अवस्था की उपयुक्त असुविधाओं को दूर करने के लिए लॉक के मतानुसार मनुष्य ने एक समझौता किया
सब मनुष्य के समान होने के कारण यह समाज के सब मनुष्यों को सब मनुष्य के साथ किया जाने वाला अनुबंध था, अतः इसे सामाजिक अनुभव कहते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उसका उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया और शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अवस्था में थे और वह उसने प्रदान नहीं किए। लोक के सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। यह समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित था। कोई व्यक्ति इसे नवीन समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता था। सहमति की दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते हुए प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं और समुदाय का उन पर उत्तरदायित्व नहीं होता। सेकेंडली, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता, अर्थात एक बार समझौता होने के बाद इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। थर्डली, यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी भी देश या सरकार के अधीन नहीं होता। वह यह मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। उन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि उस राज्य में शामिल होने या ना होने की सहमति प्रदान करें, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस राज्य से बाहर जाने पर वे अपनी प्रत्यक्ष संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की निम्न विशेषताएं हमें देखने को इसके अंतर्गत मिली। तत्पश्चात हम देखेंगे द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉब्स कंपेयर्ड विथ लॉक। हॉब्स और लॉक दोनों समझौतावादी विचारक हैं। यदि हम दोनों के समझौता संबंधी विचारों की तुलना करते हैं तो हमें उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम समानताओं की बात करें तो समानताओं के अंदर नंबर 1, दोनों के समझौते सामाजिक हैं। नंबर 2, दोनों के समझौते में सरकार भाग नहीं लेती है। नंबर 3, दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। और फोर्थली, दोनों समझौते द्वारा राज्य के दैवीय अधिकार धारणा का खंडन करते हैं। तत्पश्चात इनकी समानताओं के साथ साथ हमने इनकी कुछ समानताओं के साथ असमानताएं भी हमें देखने को मिली, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1, हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, एकाकी और पार्श्विक जीवन बिताने वाले मनुष्यों द्वारा संपन्न हुआ, जबकि लॉक का समझौता ऐसे व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ जो कतिपय असुविधाओं के बावजूद एक सामाजिक जीवन बिताते थे। सेकेंडली, दोनों के समझौते में अंतर यह है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है, जबकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं थी। जिसके अंतर्गत प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था, और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया गया। थर्डली, हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया गया, जबकि लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते द्वारा समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना की गई। फोर्थली, हॉब्स के समझौते की धारणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया, जबकि लॉक में सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र की बात की। फिफ्थली, हॉब्स का समझौता जनता की उपेक्षा करता है तथा संप्रभु का पक्ष लेता है। दूसरी तरफ लॉक का समझौता अधिकांशतः जनता का पक्ष लेता है। यद्यपि इसमें सरकार शामिल नहीं होती, परंतु लॉक ने उसे प्राकृतिक कानून तथा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित तथा नियंत्रित रखा है। इस तरह से हमने देखा कि हॉब्स और लॉक के समझौते में क्या डिफरेंसेस है। लास्टली हम देखेंगे लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिसाइज। लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचकों के द्वारा कुछ आधारों पर आलोचना की गई, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1, लॉक ने बार बार मूल समझौता ओरिजिनल कॉम्पैक्ट शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उसने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि मूल समझौते से उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए वाहन तथा सेबाइन जैसे विद्वानों ने कहा है कि लॉक के अनुसार 2 समझौते होते हैं,
प्रथम अर्थात मूल समझौते से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर राज्य निर्माण किया जाता है और दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना की जाती है। सेकेंडली, लोक के समझौता संबंधी सिद्धांत विचार सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है। उसका समझौता संबंधी विचारों से कुछ विचारकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि समझौते दो हुए, जबकि बारकर जैसे विद्वानों का मत है कि लोक के अनुसार सिर्फ एक ही समझौता होता है। थर्डली, लोक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे भी राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने हैं और नष्ट हुए हैं। एंड फोर्थली, लोक ने एक और समझौते को सर्वसम्मति से संपन्न कराया है, परंतु दूसरी ओर बहुमत के शासन के सिद्धांत का समर्थन करता है, अतः लोक के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि लोक ने किस तरह से अपने मानव स्वभाव से लेकर सामाजिक समझौते की धारणा का प्रतिपादन किया, और इसी के अंतर्गत हम दोनों हॉब्स ने लोक के समझौते की तुलना की और अन्य में आलोचना की कि लोक के सामाजिक समझौते को आलोचकों ने क्यों नहीं माना। आज के वीडियो में हम लोक के समझौते सिद्धांत को इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोक के नेक्स्ट विचारों को देखेंगे। धन्यवाद।